वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्वीट सेलर होते हैं और ये मिठाई शॉप जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक कॉलोनी या फिर एक विलेज के अंदर एक कॉर्नर वाली शॉप होती है जनरली। तो उसको हम कैसे फंड कर सकते हैं और उनको फंड करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब भी हम किसी बिजनेस को फंड करते हैं तो उसमें हमें बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए और वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे हम उसके बिजनेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका बिजनेस मॉडल समझने की ज़रूरत है कि वो किस टाइप का बिजनेस मॉडल रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्वीट सेलर की बात करूँ तो उसने एक कॉर्नर पे शॉप ले रखी है और उस पर फुटफॉल उसकी जो है रेगुलर जो वहाँ से आने जाने वाले लोगों की विजिट्स है वो है, या वो ऑनलाइन सेल करता है उस चीज़ को, या उसने ब्लिंकिट या ग्रोफर या इन सब पे टाई अप किया हुआ है। तो हमें उसके एक्चुअल बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए कि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है या ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है, और उसके बिजनेस में किस किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, किस किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो जैसे हम इस केस के बारे में अगर बात करें तो जनरली जो स्वीट सेलर होते हैं उनका बिजनेस मॉडल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल होता है, जिसमें जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके वो वहाँ की फुटफॉल के बेसिस पे ही सेल होती है। दूसरा हमें उसमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं, कितना टाइम उनको इस बिजनेस में करते हुए हो गया है, सो दैट कि उनके जो कस्टमर की विंटेज है, क्लाइंटेज है, वो उसके विंटेज पे डिपेंड करती है। अगर कोई शॉप आज 6 महीने पहले खुली है तो उसमें क्लाइंटेज जो है कम होगी, बिकॉज लोगों ने उस बिजनेस या उस शॉप को 6 महीने से जानना शुरू किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस बिजनेस को आप फंड करने जा रहे हो उसका विंटेज एटलीस्ट मिनिमम 1 साल हो या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, सो दैट के कस्टमर का फुटफॉल वहाँ पे अच्छा हो और उसकी सेल उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हो। तो विंटेज ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम आगे बात कर रहे हैं कि उसका प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होना चाहिए, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स प्लस उसके सेल्स के ऊपर काफ़ी हमें फोकस रखना चाहिए कि कितनी सेल्स हो रही है, सेल्स कैसे पीरियड में होती है, पीरियोडिकली हो रही है, सीजनल हो रही है, या रेगुलर बेसिस पे उसकी सेल रहती है। अब जैसे हम मिठाई स्वीट सेलर के बिजनेस की बात करें तो उसमें सेल्स जो है वो रेगुलर नॉर्मल सेल्स तो है ही, बट जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल सीजन आता है या फिर शादियों का सीजन आता है या पार्टी और इन सब की अगर वो बुकिंग लेता है तो उसमें उसकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाती है और उसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी उसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें, जैसे हम अगर हम बात करें मार्च अप्रैल मई, तो मार्च अप्रैल मई में जनरली कोई शादी या ऐसे फंक्शंस कम होते हैं, तो उसमें उस टाइम पे उसकी सेल है डाउन रहती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस बिजनेस में किस टाइम पे कितनी सेल होती है, सीजनल बिजनेस है या ऑल टाइम एवरग्रीन बिजनेस है, और उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है। देन हमें कंपटीटर की स्ट्रैटेजी, जैसे अगर एक स्वीट सेलर है तो उसके बाजू में भी कोई स्वीट सेलर होगा, उसके नियर बाय लोकेशन में भी कोई ना कोई और बिजनेस इस चीज़ का कर रहा होगा। तो उससे फाइट करने के लिए या उससे आपको बीट करने के लिए कंपटीशन की क्या स्ट्रैटेजी रखी हुई है, तो ये स्ट्रैटेजीज को हमें समझना जरूरी है। दूसरा, हमारा जो कस्टमर है या जो वो हमारा बिजनेस ओनर है उसका फ्यूचर प्लान क्या है, वो कितना सोच रहा है कि उस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है और उसने लास्ट 5 ईयर्स में क्या अचीवमेंट करी है। ये अंडरस्टैंड करने से आपको पता चल पाएगा कि जो बिजनेस ओनर है जिसको आप लोन देने वाले हैं वो अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है और उसे अपने बिजनेस के बारे में क्या प्लान है, उसका विजन क्या है। क्योंकि उस आप उसे एक लॉन्ग टर्म लोन देना जा रहे हैं, जिस लॉन्ग टर्म लोन के साथ साथ अगर उसका फ्यूचर विजन नहीं होगा तो बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपके लोन देने में कई बार समस्या आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रडिक्ट होता है और कई बार अप एंड डाउन्स होते हैं। तो अगर ये फ्यूचर प्लान इसमें नहीं होगा, उनका ग्रोथ के प्लान नहीं होंगे, तो आपके बिजनेस के डूब जाने के चांसेस भी हो सकते हैं और जिसमें आपके ईएमआई ना आने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये तो बेसिक पैरामीटर है जिसमें आपको हर बिजनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्वीट सेलर प्रोफाइल, आपको हर एक प्रोफाइल की जिसकी भी आप अंडर राइटिंग करने जा रहे हैं, जिसकी भी आप पीडी करने जा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए और उसके बेसिस पे ही आप उसे फंड देने की डिसीजन लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली जब स्वीट सेलर को जब हम फंड करने जाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है टीपीसी, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन या थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हर केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से आपको कस्टमर का एक व्यू मिलता है जो कि उसके नियर बाय नेबर्स ने या पड़ोसियों ने उसके बारे में बनाया होता है उसके बिहेवियर के थ्रू।
तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो कस्टमर है उसका बिहेवियर सोशली कैसा है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ द शॉप कहाँ पे होनी चाहिए। जो लोकेशन होनी चाहिए स्वीट सेलर की, वो मार्केट में होनी चाहिए जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो और जहाँ पे जो पब्लिक के आना जाना हो वो काफ़ी अच्छा हो, या फिर उसकी प्रॉपर लोकेशन जो है वो मंदिर के सामने है, या फिर उसकी लोकेशन जो है किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जिस इलाके में आपकी शॉप होगी, आपके कस्टमर की शॉप होगी, वहाँ पे उसके सेल के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर वो शॉप फॉर एग्जांपल अगर किसी गली में है, डेड एंड गली में है, या किसी रेजिडेंशियल गली में है, तो उसके कस्टमर जो हैं उसके नियर बाय जो उस गली में रह रहे होंगे या उस स्ट्रीट पे जो रह रहे होंगे वही होंगे। नॉर्मल आने वाली जनता जो उस बड़ी मार्केट में होती है वो उसके कस्टमर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपके जो कस्टमर है उसकी शॉप की लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे कस्टमर का आना जाना कितना है, किस मार्केट में है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि साइज एंड शेप ऑफ द शॉप। साइज ऑफ द शॉप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपकी अगर जो शॉप है वो बहुत छोटी है तो उससे आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी शॉप जो है वो 10 बाय 10 की दुकान है और लेकिन आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपके जो फुटफॉल है कस्टमर की वो ज़्यादा है, तो कस्टमर आपकी शॉप पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे और कोई ज़्यादा देर तक आपके शॉप पे वेट नहीं करेगा। तो इसलिए आप कस्टमर को अटेंड सही से नहीं कर पाएंगे। प्लस आप जो माल जो फिनिश गुड्स हैं या फिर रॉ मटेरियल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, अपनी दुकान पर डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपकी सेल पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए आपका ये साइज ऑफ द शॉप और शेप ऑफ द शॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने देखा होगा जो शॉप्स की शेप होती है वो तिरछी होती है, ट्रायंगल में होती है, तो ट्रायंगल से उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है और वो अपने सामान को सही से प्रेजेंट भी नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको साइज एंड शॉप ऑफ द साइज और उसके शेप जो शॉप की है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये चेक करना है कि कस्टमर का फुटफॉल क्या है, कितने कस्टमर जो हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, आवरली बेसिस पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, किस टाइम पे आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्वीट सेलर है तो मॉर्निंग में आते हैं या इवनिंग में आते हैं या दोपहर में आते हैं। तो ये आपको कस्टमर से पूछना है और समझना है कि किस टाइम पे और कितने कस्टमर की फुटफॉल है और कस्टमर टाइप क्या है, रिपीटेशन कस्टमर कितने हैं और न्यू कस्टमर कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ क्लाइंटेज फिक्स बंधे हुए हैं जिनका पता ही है कि वो आपके पास आने ही आने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्वीट सेलर में ही बात करूं तो जो मंगलवार का प्रसाद बांटते हैं, मंगलवार शनिवार या जो अलग अलग डेज के फिक्स जो पूजा करने वाले टाइम होते हैं उसमें उन स्वीट सेलर का मिठाई फिक्स बंदी होती है कि भैया मंगलवार को बूंदी बटेगी बटेगी। तो वो उस टाइप के फिक्स कस्टमर भी होते हैं और कुछ एक रेगुलर कस्टमर भी होते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कितने रिपीट कस्टमर हैं और कितने फ्रेश कस्टमर हैं, वो आपको उससे फुटफॉल का अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं स्टॉक की अवेलेबिलिटी। तो आपको ये एनालाइज करना है कि जब आप विजिट पे जाते हैं तो कस्टमर ने कितना स्टॉक जो है वो फिनिश गुड में रखा हुआ है और कितने पुराने हैं वो फिनिश गुड, उसकी लाइफ क्या है। और आपको ये भी चेक करना है कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है उस डिस्प्ले में, जितने फिनिश गुड हैं उसको बनाने के लिए क्या उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, कितने का लाते हैं और उसको फिनिश गुड बनाने में कितना समय लगता है और कहाँ पे वो उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जो भी अपनी मिठाइयाँ हैं उसको बनाने के लिए उसे काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता है जो, और बर्तन चाहिए होते हैं जिनको रखने के लिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें स्टॉक की क्या अवेलेबिलिटी है फिनिश गुड्स में और रॉ गुड्स में, और उसको बनाने के लिए यूटेंसिल्स की क्या अवेलेबिलिटी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्वीट बॉक्स एंड कैरी बैग्स। सो बेसिकली इसमें आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अगर जितनी भी ज़्यादातर मिठाइयाँ होती हैं वो बॉक्स के अंदर पैक होती हैं हलवाई की दुकान पे अगर आप देखेंगे तो, और कुछ आइटम्स होते हैं जो कैरी बैग्स में भी दे देते हैं। तो आप उनके जो स्वीट बॉक्स की क्वांटिटी अगर चेक करेंगे, जो कि कई बार होता है प्रिपेयर हुए होते हैं और कई बार उनको अनबॉक्स किया रखा होता है, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके जो स्वीट बॉक्स की जो कैपेसिटी उन्होंने जितनी रखी हुई है उससे उनकी कितनी सेल हो सकती है और कितनी सेल जनरली होती होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि चेक हाउ मेनी हेल्पर्स एंड कारीगर अवेलेबल एट शॉप।
तो आपको जैसे आइडिया होगा कि कोई भी जो स्वीट्स शॉप है उसको रन करने के लिए उसमें स्वीट को बनाने वाले कारीगर की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि हर कोई अच्छा स्वीट नहीं बना पाता। तो इसलिए आपको ये वहाँ पे वेरीफाई करना है कि स्वीट को बनाने वाले जो है, मिठाई बनाने वाले कारीगर कितने हैं। क्या कस्टमर खुद बनाता है, उसे खुद बनाना आता है, या वो उसने कारीगर हायर करे हुए हैं, और कितने उनके हेल्पर हैं। तो जनरली आप देखेंगे छोटे से स्वीट की शॉप पे आपको 2 से 3 बंदे मिलेंगे, जिसमें 1-2 कारीगर होंगे और 1-2 हेल्पर होंगे, और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो भी आपको वहाँ पे असरटेन करनी है, और इससे पता चल जाएगा कि उसकी फ़िक्स कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट में कितनी है और कितनी सैलरी वो पे कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि चेक रिकॉर्ड्स ऑफ द डेली सेल्स बुक और रजिस्टर और बिल्स। तो आप देखेंगे जो इस टाइप के कस्टमर हैं उनका जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका है वो किसी कॉपी या किताब में लिखते हैं, या फिर वो कुछ पर्चियाँ काटते हैं, या इनवॉइस अगर उन्होंने बिलिंग बुक डिवाइस लगा रखा है तो उनकी बिलिंग भी कटती है, जिसको वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं, या फिर वो सिंपली अपना रजिस्टर्ड में एंटर करते हैं। तो आपको उनके रिकॉर्ड्स को चेक करना है और देखना है कि उनकी डेली सेल्स कितनी है, डेली या वीकली उनकी परचेजेस क्या है, और कितने तक का वो माल बेच देते हैं। तो वो आपको रिकॉर्ड से उनके फिक्स इनकम का भी अंदाज़ा हो जाएगा, बिकॉज इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो अपना कोई भी ITR और जो फाइनेंशियल्स वगैरह होते हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं। तो उसकी सेल कोड ऑन डॉक्यूमेंट्स आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो बिजनेस का नेम बोर्ड है, क्योंकि इस तरह के कस्टमर को फंड करने में ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप उसके ओनरशिप को वेरीफाई करो कि वो शॉप जो है हमारे कस्टमर की है, किसी और की नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बिजनेस नेम बोर्ड चेक करना है। नेम बोर्ड पे आपको ध्यान देना है इस बात का कि वो जो बिजनेस नेम बोर्ड लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, वो न्यूली प्रिपेयर्ड ना हो, न्यूली बिल्ट ना हो, क्योंकि वो आपको एक साइन देगा। अगर वो न्यूली प्रिपेयर्ड है तो हो सकता है वो किसी और के बिजनेस के ऊपर अपना नेम बोर्ड लगा रहा है। सेकेंडली आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ भी वो बिजनेस नेम बोर्ड लिखा हुआ है उस पर किसी और का नाम या मोबाइल नंबर तो नहीं है, जो किसी और के नाम और नंबर के ऊपर हमारे कस्टमर का नाम बताया गया है। प्लस आपको इसको और भी चेक करना है कि UPI जो उन्होंने अवेलेबल लगा रखा है पेमेंट के लिए, उस UPI पे किसका नाम आ रहा है, हमारे कस्टमर या उसकी वाइफ का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो उस पर किसी और का नाम आता है तो आप कस्टमर से पूछिए कि भैया ये जो बोर्ड पे है वो किसी और का नाम और नंबर लिखा आ रहा है, या फिर ये UPI है, इसके स्कैनर पे किसी और बंदे का अकाउंट नंबर शो कर रहा है या नाम शो कर रहा है, और उससे क्लैरिफिकेशन लीजिए कि ये किसका नाम है और क्यों आपने इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को वेरीफाई करते हुए कस्टमर से ये पूछिए कि उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में क्या बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, किसने बिजनेस को स्टार्ट किया, और उनका फ्यूचर प्लान क्या है। सेकेंडली आप उनके घर पे जब आप विजिट करेंगे तो आप उनके घर पे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं या नहीं है, साफ़ सफाई मेंटेन की हुई नहीं है, जो अम्यूनिटीज़ में जैसे फ्रिज, TV, कूलर, AC, गाड़ी, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि वो बिज़नेस से कहीं ना कहीं पैसा अर्न कर रहा है और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि कई जगह पे आप जब विजिट करते हैं तो उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी पुअर होते हैं, मतलब उसमें ना तो AC होता है, ना ही फ्रिज होता है, ना ही कोई ढंग का TV होता है। तो आप उससे समझ पाएंगे कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहा है। तो उस हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने हैं कि आप उसी को फंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अकॉर्डिंगली आप उसके लोन अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए होपफुली आपको ये वीडियो वो समझ अच्छी लगी हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी चैनल के साथ बने रहिए, सो दैट कि मैं आपको इस तरह की और वैल्यूबल वीडियोज़ बनाता रहूँ।